चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंडिया एग्रीकल्चर। आपको पता है ना कि हमारी कंट्री वो एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है। आज से नहीं, हमेशा से, कि हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन, मेन वर्क वो एग्रीकल्चरल वर्क है। हमेशा से लेकर आज भी हमारे इंडिया का मेन वर्क वो एग्रीकल्चर ही माना जाता है। कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर वो सबसे बड़ा एक रिसोर्स की तरह भी माना जाता है। हमारे एग्रीकल्चर में आज भी हमारे इंडिया के टोटल 60% के आसपास पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। लेकिन इंडिया की 60% के आसपास की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर हमें कितनी सारी हेल्प देता है। सबसे बड़ी बात कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, 130 करोड़ लोग, तो उन सभी लोगों को 3 टाइम का खाना वो ये एग्रीकल्चर के थ्रू ही तो मिलता है ना। ठीक है ना, एग्रीकल्चर वो सबको फूड सप्लाई करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज चलती है तो उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो मिलता है वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है। तो एग्रीकल्चर तो हर एक को हेल्प करती है ना। हमारे इंडिया में जितना भी नेशनल प्रोडक्ट तैयार होता है ना, मतलब इंडिया में टोटल जितनी भी चीजें तैयार होती हैं, उनमें से 22% जितनी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर में तैयार होती है। हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, उनमें से 22% जितने थिंग्स वो ये एग्रीकल्चर में से हैं, है कि नहीं। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट भी होता है ना, बाहर के देशों में जो भी चीजें बेची जाती हैं, तो उनमें से 18% जितनी चीजें वो एग्रीकल्चर की चीजें बाहर भेजी जाती हैं। 18%। और वहां से अच्छा खासा फॉरेन इनकम भी होता है। मतलब ऐसे समझो ना कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, हमारे इंडिया का पूरा समझो वर्क है ना, वो इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इसी वजह से तो हमारी इंडिया को वो एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं। तो हमारी इंडिया भले ही एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, वो कंडीशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी कंट्री आज भी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा पीछे है। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में इतना आगे हम लोग नहीं है। और इसका बहुत सारे रीजन कि जैसे हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती आज भी। इरिगेशन मतलब कि पानी की फैसिलिटी आज भी काफी सारे खेतों में नहीं है। दूसरा, आज भी जो फार्मर्स होते हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड, बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं। और बारिश तो उसका आना तो हमेशा अनसर्टेन रहता है, उसका आना कभी भी फिक्स नहीं होता। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर की जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए उतनी नहीं होती। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है कि नहीं। एकदम लार्ज फैमिली, जो फार्मर्स की फैमिलीज होती हैं वो भी काफी बड़ी होती हैं। तो इनकी वजह से उनकी जितनी इनकम होनी चाहिए वो उतनी इनकम उतनी नहीं हो पाती, है ना। फैमिलीज इतने बड़े और उसके सामने जो उनके फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं, वो छोटे होते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर कोई भी फार्मर्स है ना, नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट करना नहीं जानता कि चलो कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई चीज ढूंढे, या तो फिर जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डेवलप करें। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट फार्मर्स वो पुअर और अनएजुकेटेड है। वो ज्यादातर फार्मिंग इसीलिए ही करते हैं कि बस अपना पेट पालना है, इसीलिए कुछ नई चीज करनी है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए फार्मिंग कभी भी नहीं की जाती, है ना। फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मशीनरी जितनी होनी चाहिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर में, जैसे दूसरे देशों में होता है, तो वैसे कोई टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर नहीं होता। ठीक है ना। जो भी यहाँ पर फार्मर्स काम करते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट तो अनएजुकेटेड है। और जो एजुकेटेड हैं भी ना, जो पढ़े लिखे हैं भी, तो वो फिर एग्रीकल्चर में काम नहीं कर पाते, है ना। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं भाई, एग्रीकल्चर खेती कौन करे, इससे अच्छा तो कोई ऑफिस में जाकर जॉब करूं। तो इसलिए जिन्हें नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो एग्रीकल्चर में काम नहीं करते। और जो लोग काम करते हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसकी वजह से भी तो एग्रीकल्चर पीछे हो जाता है ना। तो ये सब रीजंस हैं कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाने के बावजूद भी हम लोग जो है वो काफी पीछे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इन सब चीजों के रीजन भी देखेंगे, क्यों हमारी कंट्री इतनी पीछे है। और उसे सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट ट्राई करती है ना, तो गवर्नमेंट की ट्राई कौन कौन सी है, वो भी चीजें हम लोग समझेंगे।
तो हमारे चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट एक आता है इसमें, जो आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स की फार्मिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला आता है, वो आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये फार्मिंग वो सबसे पुअर फार्मिंग कहलाती है। हमारे यहाँ पे पता है कि यहाँ के जो फार्मर्स है ना, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। ऑलमोस्ट फार्मर्स वो पुअर फार्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, उनके पास ना प्रॉपर सीड्स होते हैं, ना प्रॉपर फर्टिलाइजर होते हैं, ना प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, ना कोई पैसे होते हैं कि वो खर्च करके अपनी खेती को, अपने अपने फार्म को वो सुधार सके। ठीक है ना, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते। तो इसकी वजह से ऐसे फार्मर जब खेती करते हैं ना, तो वो फार्मिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए, उसे बेच नहीं पाते वो। ठीक है ना, वो जो फार्मिंग करते हैं ना, तो वो फार्मिंग सिर्फ अपने घर पे खाना बनाने के लिए सिर्फ की जाती है। उस फार्मिंग में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट वो बाहर बेच पाते नहीं है। तो इसलिए जो फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का पेट भरने के लिए की जाती हो, कि उस फार्मिंग का कोई भी प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बेचा जाता नहीं हो, तो उसे सबसिस्टेंट फार्मिंग कहते हैं। अगर कोई ग्रेन्स जैसे कि वीट अगर मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वो वीट बाहर बेचने के लिए नहीं, सिर्फ बस घर पे यूज करने के लिए, कि भाई घर पे खाना बन सके इसके लिए, तो ऐसी पुअर फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। समझ रहे हो ना, ये फार्मिंग वो कहलाई कि जिसमें जो भी खेती की जाती है उसके प्रोडक्ट बाहर बेचने के लिए नहीं, बस घर पर ही यूज करने के लिए, तो ऐसी सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाई। ठीक है, इनके बाद एग्रीकल्चर का दूसरा टाइप आता है, या फार्मिंग का दूसरा टाइप, वो आता है ड्राई फार्मिंग। ये भी नाम से पता चलता है ना, ड्राई फार्मिंग मतलब कि सूखी खेती, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, बरोबर नहीं हो पाती। इसके अलावा जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है, पानी की फैसिलिटीज भी जहां पर प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी जगह पर पानी के बिना जो खेती की जाती है, या तो बहुत ही कम वाटर में, बहुत ही कम पानी में जो खेती की जाती है ना, तो उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? ड्राई फार्मिंग। जनरली ऐसी फार्मिंग है ना, सिर्फ बारिश के मौसम में ही हो पाती है। बारिश के मौसम में चलो थोड़ा बहुत तो पानी आता आता है ना, तो उसी वक्त सिर्फ ऐसी फार्मिंग की जाती है, बाकी के टाइम में ज्यादातर वो पानी मिलता ही नहीं है, बरोबर। तो ऐसा ड्राई फार्मिंग कहलाता है। ड्राई फार्मिंग में जनरली ऐसे क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं कि जिन्हें पानी की कम जरूर हो, जो कम पानी में भी तैयार हो जाते हो ना, ऐसे क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं ऐसे ड्राई फार्मिंग में। जैसे कि ज्वार, मिलेट, पल्सेस, ये सब क्रॉप्स हैं कि ये सब क्रॉप्स ड्राई फार्मिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उनमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इसीलिए। उसके बाद आता है वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग, वेट मतलब कि गीला। ये भी नाम से पता चलता है कि जहां पर बारिश एकदम बरोबर होती हो, और जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ तो बरोबर मिल जाती हो, तो वैसी जो फार्मिंग की जाती है ना, तो वहां पर उसे वेट फार्मिंग कहते हैं। कि बाय चांस अगर ऐसे एरिया में बारिश न भी हो ना, तो भी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छा खासा पानी वहां से मिल जाता है, और इसी वजह से वहां पर फिर अच्छी खासी खेती हो पाती है। ठीक है, तो उसे वेट फार्मिंग कहते हैं, कि जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज अच्छी खासी हो या ज्यादा हो, और इनमें ऐसे क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं कि जिनमें पानी की जरूरत ज्यादा हो। कि जिन क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए हो ना, तो वैसे क्रॉप्स इसमें तैयार किए जाते हैं वेट फार्मिंग में। जैसे कि पैडी, शुगर कैन, कॉटन, वीट, या दूसरे वेजिटेबल्स जिनको पानी की जरूरत ज्यादा है, तो ऐसे सब मतलब ऐसे सब क्रॉप्स जहाँ तैयार किए जाते हैं, तो उसे वेट फार्मिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है शिफ्टिंग या तो जूम एग्रीकल्चर। ये ध्यान से सुनना, कि शिफ्टिंग या तो जूम एग्रीकल्चर। देखो इसमें कैसा होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एक से दूसरे जगह चले जाना ना। ये प्रोसेस कैसे होती है, कि जनरली काफी बार किसान ऐसे करते हैं कि उनके पास खुद के खेत नहीं होते ना, तो वो आसपास के जंगलों में, आसपास के मैदानों में खाली जगह ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? खाली जगह, खाली स्पेस वो फाइंड करते हैं। जनरली ऐसे होता है ना कि आसपास अगर कोई जंगल हो ना,
तो उस जंगल में नेचुरल कोई फायर लगने की वजह से, कोई आग लग जाने की वजह से, या तो फिर कोई लोग वहां के पेड़ वगैरह काट कर अगर चले गए हो, तो जनरली उस एरिया में क्या हो जाता है पता है, बस खाली उन पेड़ों के रूट्स रह जाते हैं। जैसे वो पूरा पेड़ कटा हुआ आपने शायद देखा होगा ना, कोई पेड़ पूरा का पूरा काट दो तो नीचे खाली उसके रूट बच जाते हैं ना, है ना, थोड़ा सा ट्रंक और रूट बचे जाता है। तो ऐसी जगह पर ये फार्मर क्या करते हैं कि ऐसी खाली जगह हो ना कि जहाँ पर जंगल पूरा काट दिया गया, वो खाली मैदान है, तो उस मैदान को साफ करके वहां पर जो है वो खेती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे मैदान में वो फार्मर्स फिर केयर नहीं करते, वहां पे कोई भी तरह की केयर नहीं होती, बस वहां पर जो है वो फार्मिंग करते हैं। 3-4 महीने वहां पे फार्मिंग की, तो अब हमें पता है कि कोई भी जमीन पे अगर आप 3-4 महीने खेती करते हो ना, तो जमीन के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होते जाएंगे ना, जमीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स भी खत्म होते जाएंगे, और उन्हें उन मिनरल्स को फिर से लाने के लिए फिर जमीन में मैन्योर फर्टिलाइजर ये सब डालना पड़ता है ना। लेकिन फार्मर क्या करते हैं, तो फार्मर ऐसी जमीन पर, ये तो जंगल की जमीन है ना, खाली जमीन तो वैसे भी पड़ी हुई थी, तो उसकी केयर नहीं करते कि भाई जमीन में फिर से मैन्योर फर्टिलाइजर या ऐसा कुछ डाला जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो 3-4 महीने एक जगह पर खेती करेंगे, वहां उस खेती में जो है वो उनका जैसे पेट भर जाए ना, तो उसे छोड़कर उस वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पेट भर जाने का मतलब कि अब उन्हें लगे कि हाँ भाई ये जमीन अब सूख गई, कि अब इस जमीन में जो है वो कोई मिनरल्स नहीं है, अब इस जमीन में अच्छी खेती नहीं हो रही, तो वो लोग क्या करेंगे कि उस जमीन को छोड़कर फिर दूसरी जमीन पे चले जाएंगे, फिर वहां उस खाली जमीन पर खेती करने लगेंगे। तो इस तरह से वो शिफ्ट करते रहते हैं खुद को, कि हाँ भाई एक जगह पर खेती कर ली, वहां पर जो है वो 3-4 महीने खेती हो गए, उस जमीन के मिनरल्स खत्म हो गए, तो वो जमीन छोड़ दो, अब दूसरी जमीन पे जाके खेती करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद का खेत नहीं होता, तो वो हमेशा एक से दूसरी जगह ये शिफ्ट होते रहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग फार्मिंग के बाद दूसरा आता है, वो आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर का स्पेशल टाइप कहलाता है, कि जिसमें जनरली जनरली ऐसे क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं जो क्रॉप्स जल्दी से जो है वो तैयार हो जाते हो। ठीक है, जल्दी से तैयार भी होते हो, जिनमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता हो, लेकिन जिनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जिन क्रॉप्स को बनाने के लिए स्पेशल स्किल की जरूर हो, स्पेशल टेक्निक, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल मशीन की जरूर हो। ठीक है, हर चीज का ध्यान रखकर जो एग्रीकल्चर किया जाता है ना, तो उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। हाँ, काफी सारे ऐसे क्रॉप्स हैं कि जिन क्रॉप्स को ऐसे नहीं कि आपने एक बार खाली सीड जमीन के अंदर डाल दिया तो वो खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, काफी क्रॉप्स ऐसे होते हैं ना कि जिसको खाली जमीन पे डाल भी दिया ना, तो हाँ भाई वो खुद ब खुद जो है वो फिर बड़े होते जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, जैसे तैसे उनकी उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसे प्लांटिंग जहां पर की जाती है ना, तो उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इनमें जनरली क्रॉप से तैयार किए जाते हैं वो रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, ये सब प्लांट्स होते हैं ना, पता है ना, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। क्योंकि ये सब जो क्रॉप से तैयार करने हो ना, तो उसके लिए स्पेशल स्किल, नॉलेज, टैलेंट होना जरूरी है। हर एक फार्मर ऐसा एग्रीकल्चर नहीं कर पाता। ठीक है ना, रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक, तो ये सब चीजें जो आती हैं तो इनके लिए स्पेशल एग्रीकल्चर की टेक्निक होना जरूरी है। तो इसलिए ऐसा एग्रीकल्चर का टाइप कहलाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। समझ आ रही है बात है, ये एग्रीकल्चर का स्पेशल टाइप कहलाया। और उसके बाद आती है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग, तो इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये कहलाता है कि जिस फार्मिंग में मॉडर्न टाइप के हर एक फैसिलिटीज का यूज किया जाता हो, कि जिस फार्मिंग में जो भी चीजों की जरूरत हो ना वो हर एक चीज का वहां पर यूज किया जाता हो, तो ऐसी फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है। मतलब जिसमें जो है वो मॉडर्न मशीनरी आ जाती हो, मॉडर्न टेक्निक आती हो, बरोबर, या तो फिर जो है वो ये मॉडर्न वे में जो आज के टाइम में नई नई जो मेथड आती है ना, भले इरिगेशन की नई मेथड, जैसे वो ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर मेथड,
तो हर एक चीज के लिए नई नई मेथड और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता हो, कि जिसमें जिसमें जनरली जो है वो पैसे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो, भले पैसों की भी कमी ना हो, ठीक है, और कोई भी चीज की कमी नहीं। जो सीड्स वहां पे तैयार किए जाते हो वो सीड भी एकदम साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं, है कि नहीं। वहां पर जो समझो फार्मिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे जमीन की प्लाउइंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, सबके लिए नई टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट यूज होते हो। तो ऐसी क्या कह सकते हैं कि भाई फुल्ली डेवलप्ड जो एग्रीकल्चर होता है ना, तो उसे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, है ना। ऐसे फार्मिंग में जनरली है ना कैश क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं, कैश क्रॉप्स, कि जो क्रॉप्स जल्दी से जो है वो बिक जाते हो और उनमें से ज्यादा पैसे अर्न होते हो, ज्यादा पैसे मिलते हो, ऐसे क्रॉप्स यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग में तैयार किए जाते हैं। हम्म? यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से ही समझो एग्रीकल्चर में अच्छी खासी इनकम हो पाती है ना। क्योंकि ये इंटेंसिव फार्मिंग मतलब फुल्ली डेवलप्ड फार्मिंग कहलाए, कि इसमें कोई भी चीज की कमी नहीं, हर चीज पूरी डेवलप तरीके से यहाँ पर यूज होती है, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है ना। समझ आई बात। तो ये फार्मिंग के सभी टाइप से समझ में आए ना। अब इनके बाद दूसरा एक टॉपिक आता है सिमिलर ही, लेकिन थोड़ा सा अलग करके आपको दिया हुआ है। जो दूसरा टॉपिक है फार्मिंग मेथड। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग कहो या ये फार्मिंग मेथड कहो, ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये अलग करके दिया हुआ है कि फार्मिंग मेथड। यहाँ पर खासकर हमारे इंडिया में जिस तरह की फार्मिंग की जाती है ना, तो उस फार्मिंग में मेनली तीन मेथड आती है। तीन मेथड आते हैं, वो आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। तो सबसे पहले उनमें से समझें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये कि जिसमें कोई भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स या कोई भी तरह के केमिकल्स का यूज न होता हो, प्योर नेचुरल चीजों से बनी हुई हर एक चीज का, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, सब जो नेचुरली बनाए जाते हो उन्हीं चीजों का यूज किया जाता हो ना, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट और सिंपल मीनिंग इसका यही कि जिसमें कोई भी केमिकल का यूज किया जाता नहीं है, तो ऐसी फार्मिंग वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाई। आज हमें पता है कि जब खेती की जाती है ना, तो उन खेती में जब फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, वो फर्टिलाइजर केमिकल वाले होते हैं। जमीन के अंदर केमिकल वाले फर्टिलाइजर डालते हैं, तो जिनसे क्या होता है कि क्रॉप्स भले ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, कि जो क्रॉप्स 4 महीने में तैयार होने वाले हो वो 2.5-3 महीने में ही तैयार हो जाते हैं। तो इतना टाइमिंग बचता है ना, और उसके बाद उतने टाइमिंग में फिर दूसरे क्रॉप से तैयार कर लेते हैं, है ना। तो टाइमिंग बचता है, मेथड समझो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उससे नुकसान भी तो है, कि एक तो ऐसा ये केमिकल फर्टिलाइजर वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और दूसरा ऐसे केमिकल्स कंटिन्यूसली यूज करते रहो ना, तो जमीन भी खराब होती जाती है। या तो इन फर्टिलाइजर्स के साथ साथ, ऐसे केमिकल वाले फर्टिलाइजर के साथ साथ, उन क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी डाले जाते हैं, कि छोटे छोटे इंसेक्ट उन क्रॉप्स में नुकसान न करें। कोई पेस्ट जैसे वो रेट होता है या दूसरे कोई जानवर हुए, वो सब उन क्रॉप्स को खा न जाए, तो इसके लिए उसके ऊपर दवाई छिड़कते हैं, है ना। पूरी खेती में जो भी क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर दवाई छिड़की जाती है। तो जिससे नुकसान क्या होता है कि एक तो ये दवाइयाँ उन क्रॉप्स पर से फिर हटती नहीं है, उन क्रॉप्स के अंदर जो समझो वो दवाइयाँ चली जाती हैं। फिर वही क्रॉप्स जब घूम फिर कर हमारे पास आते हैं ना, तब भी समझो दवाइयों का थोड़ा प्रोपोर्शन उनके अंदर होता ही है, और फिर वही क्रॉप्स हम लोग भी खाते हैं, है ना। जिनके अंदर ऐसा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डले हुए हैं, जिनके अंदर ऐसी दवाइयाँ डली हुई हैं, वही क्रॉप्स का यूज फिर हम लोग भी करते हैं। तो जिससे क्या होता है, तो जिससे हमारी हेल्थ पर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए काफी जगह पर ऐसी एक मूवमेंट शुरू हुई, ऐसा एक वर्क शुरू हुआ, कि आज के बाद जो है वो कोई भी तरह के क्रॉप्स में ऐसा कोई भी तरह का केमिकल यूज किया जाएगा नहीं। जो भी नेचुरल चीजें हैं ना, उन नेचुरल चीजों से बनी हुई, नेचर से बनी हुई सब चीजों का ही यूज किया जाएगा, केमिकल्स का नहीं। तो ऐसी फार्मिंग कहलाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि जहां पर जो ये फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं ना, फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं, उन फर्टिलाइजर्स में सब नेचुरल चीज है,
जैसे कि काउ डंग या अर्थ वॉर्म्स। फिर इसके अलावा जो है जो भी गार्बेज बचता है, जो भी नेचर का जो भी गार्बेज हो ना, सूखे पत्ते या फिर फल और सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके उन्हीं में से ही जो है वो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है। ये सब नेचुरल चीजें ही हुई ना। तो इनसे जो फर्टिलाइजर होता है ना, उसमें केमिकल जरा भी नहीं होता, केमिकल जरा भी नहीं होता। तो इसकी वजह से वो क्रॉप्स और ज्यादा हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, और वो हमारी हेल्थ भी जो है वो अच्छी बनाते हैं। इनके अलावा जैसे उन कीड़ों से, जानवरों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से डालते हैं ना, फार्मर दवाइयाँ डालते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है। उन दवाइयों की जगह पर दूसरी चीजें अब छिड़की जाती हैं, जैसे कि काऊ का यूरिन, या तो फिर नीम के पत्ते पानी में डालकर छिड़क दो, तो वो भी एक तरह की बहुत अच्छी दवाई कहलाती है। या तो बटर मिल्क, जो छाछ आती है ना, बटर मिल्क जो आप लोग पीते हो, तो वो भी अगर आसपास क्रॉप्स के ऊपर छिड़क दे ना, तो उनमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते, है कि नहीं। ये सिंपल सी चीजें हो गई ना, तो इनमें कोई केमिकल नहीं ना। अगर आप लोग छाछ कोई भी क्रॉप्स के ऊपर डाल दो, ये बटर मिल्क, तो वो क्रॉप्स को नुकसान भी नहीं करेगा और आसपास उसमें कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं चढ़ेंगे। तो इस तरह से कोई भी केमिकल के यूज के बिना जो, क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर किया जाता हो ना, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के टाइम में ऐसे ऑर्गेनिक थिंग्स के बारे में भी आप लोग भी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि हर जगह पर हाँ ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, ये ऑर्गेनिक है। दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ भी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या, कि उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया, नेचर की चीज़ों से ही बनाई हुई चीज़ें हैं, तो वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। और फार्मिंग भी अगर ऐसे ही की जाए तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है, बरोबर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद दूसरा आता है, वो आता है सस्टेनेबल फार्मिंग। दूसरा कौन सा, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या, ये पहले भी आ चुका है एसएस में और साइंस में भी। सस्टेनेबल मतलब क्या, सस्टेनेबल मतलब वो कहलाता है कि हमारे नेचर की चीजों का इस तरह से यूज करना कि जिससे हमारी प्रेजेंट नीड तो पूरी हो ही जाए, लेकिन साथ में हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ चीजें बची रहे। तो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट करना उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, या ऐसी प्लानिंग करना उसे सस्टेनेबल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना। अभी अगर हम लोग बिना सोचे समझे खेती करते हैं, तो क्या होगा, उन खेती में यूज होने वाले जो भी केमिकल्स हैं, जो भी जो दवाइयाँ वगैरह यूज करते हैं, तो वो ठीक है, अभी तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन धीरे 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 वो पूरी जमीन जो है वो सूखती जाएगी। और उससे नुकसान क्या होगा, कि अभी नहीं लेकिन हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी ना, उनके लिए जमीन एकदम सूखी, ड्राई, खराब होगी। तो फिर वो लोग कैसे काम करेंगे, सही बात ना। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना, तो उसे सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं। सो इन शॉर्ट, ऐसे केयर करके फार्मिंग करना, ऐसा ध्यान रखकर फार्मिंग करना कि जिससे हमारी प्रेजेंट नीड तो कंप्लीट हो ही जाए, प्रेजेंट में तो हमारी नीड कंप्लीट हो ही जाए, लेकिन फ्यूचर के लिए भी जो है वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो ऐसी फार्मिंग सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं, ओके। और सस्टेनेबल फार्मिंग के बाद दूसरा आता है, वो आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो मिक्स फार्मिंग उसे कहा जाता है कि जहां पर फार्मिंग के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज भी की जाती हो। सिर्फ फार्मिंग नहीं, लेकिन फार्मिंग के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी उसमें जुड़ी हुई हो, तो वो मिक्स फार्मिंग कहलाती है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत चलती है। कि जैसे कि फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंडरी करना, मतलब कि जानवरों को पालना, कि जैसे कि कैटल रेयरिंग की जाती है, गाय भैंसों को पाला जाता है, तो उस एग्रीकल्चर के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी होता है ना। गाय भैंसों को पालते हैं कि जिससे उनके मिल्क से अच्छी खासी इनकम हो जाती है कि नहीं। इनके अलावा एग्रीकल्चर के साथ साथ हनी भी हार्वेस्टिंग भी की जाती है ना, मतलब मधुमक्खियों को पाला जाता है, तो उसके शहद, उसका हनी जो मिलता है, उससे भी इनकम, ये साइड इनकम के लिए ना, है ना। इनके अलावा
कि इन फार्मिंग के साथ साथ फिशरीज की जाती है, उन मछलियों को भी पाला जाता है और वो भी एक साइड इनकम उनकी बन जाती है। तो ऐसी फार्मिंग वो मिक्स फार्मिंग कहलाती है। समझ में आई बात? अब ये मिक्स फार्मिंग के बाद दूसरा एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हमारे इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना, एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स तैयार होते हैं, उन क्रॉप्स को जनरली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग। जो भी क्रॉप्स तैयार हुए वो जनरली कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में, जिन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ेड क्रॉप। ये क्रॉप्स है ना सीजन वाइज क्लासिफाई किए जाते हैं, कि जैसे सबसे पहले खरीफ क्रॉप आता है। खरीफ क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो मॉनसून सीजन में तैयार होते हो। कौन सी सीजन? मॉनसून सीजन में जो क्रॉप्स तैयार होते हो बारिश के मौसम में, तो वो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। पता है ना, बारिश का मौसम जनरली ये जून जुलाई से शुरुआत होता है, ये सितंबर अक्टूबर तक, कभी कभी नवंबर तक, है कि नहीं? तो ऐसे क्रॉप्स जो बारिश के मौसम में तैयार होते हो वो ये खरीफ क्रॉप, जिनमें जनरली पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, ग्राउंडनट, मूंग, मठ, तो ये सब ये मॉनसून सीजन में ज्यादातर तैयार होते हैं। दूसरा रबी क्रॉप्स आते हैं। रबी क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स कहलाते हैं जो विंटर सीजन में तैयार होते हो। ठंडी के मौसम में जो क्रॉप्स तैयार होते हैं वो ज्यादातर होता है ना, ये नवंबर के बाद वाला जो मंथ आता है, और नवंबर के बाद फरवरी मार्च तक। तो ये विंटर सीजन जब तक चलता है और तब तक जो ये क्रॉप्स तैयार होते हैं, तो ये रबी क्रॉप्स कहलाए, जिनमें वीट, ग्राम, बैरली, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब रबी क्रॉप्स में आते हैं, जो ठंडी के मौसम में तैयार होते हैं। दूसरे आते हैं जेड क्रॉप। जेड क्रॉप्स मतलब जो समर सीजन में तैयार होते हो, है ना, गर्मी के मौसम में, कि जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत न पड़ती हो, गर्मी के मौसम में जो तैयार हो जाते हो, वो जेड क्रॉप्स जनरली चलता है ना। ये जो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल से शुरू होता है तो जून तक जो गर्मी चलती है, तो उस वक्त ये क्रॉप्स तैयार होते हैं, जिनमें पैडी, मेज, ग्राउंडनट, मिलेट, या कुछ फ्रूट्स जैसे पता है मैंगो, वाटरमेलन, ये सब कौन से ये समर सीजन में तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जितने भी ये क्रॉप्स तैयार होते हैं ना, तो उन क्रॉप्स को जनरली ऐसे 3 टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। हम्म? अब ये हमने क्रॉप्स के बारे में जैसे समझा, तो अब उसके बाद हमारे इंडिया के मेन कौन कौन से क्रॉप्स हैं कि जिसकी वजह से हमारा इंडिया फेमस है, अब उन क्रॉप्स के बारे में दूसरा जो है वो बातें वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।